हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल तपस्या क्लासेस में। ठीक है बच्चों, तो पिछली बार हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, उसमें वीडियो अपने आप ही बंद हो गई थी। एक्चुअली में कैमरा ऑफ हो गया था मोबाइल की हीट होने की वजह से। गर्मी बहुत है और मैं पंखा बंद कर देता हूँ ताकि मेरी जो वॉइस है वो आप लोगों तक क्लियरली पहुँच सके। इस वजह से ना कैमरा ऑफ हो गया था, पर कोई बात नहीं है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को क्या बता रहा था कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसके जो वेरिएबल होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल्स के जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो पावर होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल्स के ये जो वेरिएबल हैं इनकी जो पावर होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर कौन से, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या कुछ भी हो, तो वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एग्जांपल देखो जरा, देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 2 होल नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1 होल नंबर है, तो फिर ये एक पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल देखो, सपोज करो मैंने ऐसे बोल दिया √x + 2x, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मुझे चेक करना है कि क्या हर एक वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं है। तो देखो चेक करो, यहाँ पे क्या आ रहा है, x की पावर 1, तो 1 तो एक होल नंबर है, चलेगा। यहाँ पे x की पावर क्या है, रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। मैंने आपको सिखाया था नंबर सिस्टम में। ठीक है, मैंने आपको नंबर सिस्टम में सिखाया था, √x का मतलब क्या है, x की पावर 1/2 प्लस यहाँ पे हो गया 2x की पावर 1। अब 1/2, ये जो 1/2 है, ये जो हाफ है, ये होल नंबर नहीं है। हाफ इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है, मतलब x की पावर होल नंबर अगर नहीं है, तो फिर ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से और क्लियर होती है चीजें। सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया 2x² + 1/x। ठीक है, 2x² + 1/x। मैं चेक करता हूं, यहाँ पे देखो वेरिएबल है x की पावर क्या है, 2, ये होल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x की पावर यहाँ पे क्या है, 1। लेकिन मुझे x की पावर नीचे डिनोमिनेटर में चेक नहीं करनी है, मुझे x की पावर ऊपर न्यूमरेटर में चेक करनी है। ठीक है, तो मैं x को नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा। अगर x या कोई भी वेरिएबल नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो मैं उसको पहले ऊपर लेके जाऊंगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी नंबर को मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊं, किसी नंबर को नीचे से ऊपर लेके जाता हूं या ऊपर से नीचे लेके आता हूं, तो उसकी जो पावर होती है उसका साइन बदल जाता है। पावर अगर प्लस की होगी तो माइनस हो जाएगी, पावर अगर माइनस की होगी तो वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ x की पावर कितनी है, 1। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, x की पावर 1 है, और अगर मैं x को ऊपर ले जाऊंगा तो ये x की पावर -1 हो जाएगा। मतलब ये ऐसे लिख जाएगा 2x² + x की पावर -1। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये तो होल नंबर है, यहाँ x की पावर 2 होल नंबर है, लेकिन यहाँ x की पावर क्या है, -1 है, ये होल नंबर नहीं है। और अगर होल नंबर नहीं है तो फिर ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ध्यान रखना इस बात को कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं। अब देखो ये बात हो गई, इसके अलावा डिग्री से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो हमें सीखनी है, समझनी है। ठीक है, समझनी है, यही बेसिक चीजें आप समझ लो तो पूरा चैप्टर आप यूं ही कर लोगे, पूरा चैप्टर आप यूं ही कर लोगे। ये बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उनको मैं आपको समझा रहा हूं, तो एक बार आप समझ लो, दिमाग में रहेंगी, सारा चैप्टर हो जाएगा। देखो डिग्री से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं, इधर देखो। सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया 5x + 1। ठीक है, मैंने लिख दिया, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 1, और 1 एक होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा एक बार देखो, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, मैंने आपको बताया था जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1। जिस किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को मैं बोलता हूं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, या फिर लीनियर इक्वेशन, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसका जो जनरल वो होता है ना, जनरल नोटेशन, हर इक्वेशन का अपना एक जनरल फॉर्म होती है, उसको जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, वो ये होती है ax
प्लस एनी कांस्टेंट, ठीक है, ax प्लस एनी कांस्टेंट। अच्छा एक बात ध्यान देना बहुत ध्यान से, ax प्लस एनी कांस्टेंट जैसे ये लिखा है ax प्लस एनी कांस्टेंट है 1 और a की वैल्यू कितनी है 5। इस लीनियर इक्वेशन में ये जो a होता है ना, इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती, ध्यान देना, अगर a की वैल्यू जीरो हो गई मतलब यहाँ पे अगर जीरो हो गया, ये यही तो है 5, अगर यहाँ पे जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा ना, और अगर ये पूरा टर्म जीरो बन गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रही, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तभी होती है जब x की पावर कितनी हो 1, यानी इसकी डिग्री कितनी हो 1, तभी ये लीनियर इक्वेशन रहती है। अगर इसको मैंने जीरो कर दिया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि अब तो यहाँ पे एक कोई x होगा उसकी पावर होगी जीरो, कोई x होगा उसकी पावर होगी जीरो, पॉलिनोमियल तो अभी भी रहेगा ये, क्योंकि मैंने बोला था वेरिएबल की पावर जीरो होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, और जीरो भी होल नंबर है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल तो रहेगा, लेकिन अब लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये जीरो और ये 1, और मैंने बताया था जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो अगर यहाँ पे a की वैल्यू जीरो हो गई तो ये अपने आप में एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। और समझो यार, और समझो, अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसे है, किसी की डिग्री अगर 2 हो तो 5x² प्लस 3x प्लस 1, सपोज करो ये है कोई पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 2 है होल नंबर, x की पावर 1 है होल नंबर। डिग्री क्या है इसकी, डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं, और इसकी डिग्री 2 है, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। दूसरी अगली बात क्या है, अच्छा इसका जनरल नोटेशन क्या है, जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी जनरल फॉर्म होगी ax² प्लस bx प्लस c। अब फिर ध्यान देना, यहाँ पे किसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, देखो 5x² इसको इससे कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c, 5x² प्लस 3x प्लस c, ये कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो x² वाला टर्म है ना, x² का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और अगर ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो अब जो हाईएस्ट पावर बचेगी वो 1 बचेगी, ठीक है। और हाईएस्ट पावर अगर 1 बची तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ पे भी a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला एक क्या बचा है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 5x³ प्लस 3x² प्लस 1, या और ले लो 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री क्या है 3, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। फिर ध्यान रखना, फिर वही बात बोलूंगा मैं आपसे, यहाँ पे भी a की इसका जनरल नोटेशन देखो, पहले इसका जनरल नोटेशन क्या हो जाएगा, वही सेम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे भी मैं वही बात बोलूंगा कि a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है। अब जीरो क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं आपको ऊपर हर बार बता चुका हूँ। यहाँ पे भी अगर ये वाला x³ का कोएफिशिएंट है 5, अगर ये जीरो हो गया तो ये वाला पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, फिर जो हाईएस्ट डिग्री बचेगी वो 2 बचेगी, और 2 बचने के बाद फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्यूबिक तो रहेगी नहीं, ठीक है। इसीलिए जो पहला वाला टर्म होता है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक बात समझना, यही से समझा रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि ये a वाला जो टर्म है ना, ये a वाला जो टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस v जीरो हो सकता है, c भी जीरो हो सकता है, ऐसे इसमें v जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, d जीरो हो सकता है, ये a जीरो नहीं होना चाहिए। देखो इधर समझ लो, आप लोग सोच रहे हो कैसे बता रहे हो सर, एक बार एग्जांपल दे दो मुझे, ठीक है, देख लो एग्जांपल।
अगर मैं यहाँ पे केवल और केवल ये लिख दूं 4x², केवल मैंने ये लिख दिया, ठीक है। 4x² प्लस 3x वाला टर्म नहीं है इसमें, 3x वाला टर्म नहीं है मतलब v की वैल्यू 0 है, ठीक है। v की वैल्यू 0 है तभी तो नहीं है 3x वाला टर्म। तो पूरा लिख देता हूँ 0 × x प्लस कोई कांस्टेंट, उसको भी 0 मान लिया, ठीक है। 0 × x 0 नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट है 0, ये भी नहीं रहेगा। b की वैल्यू 0 कर दी तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो यही तो बचा। अब भी एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है 2, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। अब भी इसकी डिग्री क्या है 2, और अभी भी मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा, ठीक है। दिस इक्वेशन इज स्टिल ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान रखना ये बात। तो b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की हो सकती है, इसमें भी b c d की वैल्यू 0 हो सकती है, a की नहीं हो सकती, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसके आगे की बात, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इसके आगे की बात बताता हूं मैं। नहीं बच्चों, एक लाइन सुनो पहले, एक लाइन मेरी ध्यान से सुनो, उसके बाद समझाता हूं मैं। पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मतलब होता है जीरोस, जीरोस मतलब सॉल्यूशन, घबराना नहीं है। जीरोस और सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके बाद जस्ट उसी की बात करेंगे हम, अभी सॉल्यूशन पे ही आएंगे। पर एक बात सुन लो, लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है 1, डिग्री क्या होती है इसकी 1। जैसे मैंने अभी भी लिखा था यहाँ पे 5x + 1, इसकी डिग्री क्या है 1। अगर एक डिग्री है तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसका एक ही जीरोस निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी इसके बाद बात करेंगे, घबराना मत, अभी बात करेंगे। अब सपोज करो यहाँ पे कोई 5x² + 3x + 2 लिखा हुआ है, डिग्री कितनी है 2। अगर डिग्री 2 है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। 2 सॉल्यूशन मतलब जीरोस कितने निकल के आएंगे 2। जीरोस और सॉल्यूशन एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है। ऐसे ही अगर मैं क्यूबिक में बोल दूं ये बात 5x³ + 3x, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे a की वैल्यू 0, मैंने बोला था a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी c की वैल्यू 0 हो जाए, b की वैल्यू 0 हो जाए, d की वैल्यू 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ d वाला जो टर्म था कांस्टेंट वो 0 है, ठीक है। b भी 0 है, यहाँ पे ये c की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी क्यूबिक है, ये अभी भी क्यूबिक है, और यहाँ पे इसकी डिग्री है 3, तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे 3 सॉल्यूशन आएंगे। कितने आएंगे 3 सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको केवल ये चीज दिमाग में रखनी है कि लीनियर इक्वेशन का 1 सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, और क्यूबिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होते हैं। रटना नहीं है, अभी करेंगे हम, अभी सॉल्व करेंगे, उतने ही निकल के आएंगे तो मैं बता रहा हूँ, अभी एग्जांपल लेके समझाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे समझाएंगे वो समझो। अब जीरोस होते क्या है उसको समझो। जीरोस मतलब सॉल्यूशन, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया 2x² - 8, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल को हम कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल का रोटेशन क्या होता है पॉलिनोमियल, और वेरिएबल क्या है x। इससे घबराना नहीं है, p का मतलब है पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट में जो लिखा है वो उसका मतलब है किस वेरिएबल में है वो, उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है बस। तो ये x वेरिएबल लिखा है तो यहाँ x वेरिएबल में, अगर मैं यहाँ पे p(t) लिख दूं ना तो इसका मतलब सिंपल इतना होता है 2t² - 8। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल t है बस। तो जो यहाँ होता है वो वेरिएबल होता है। देखो ये पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यूज होंगी बहुत सारी, इसकी वैल्यूज मैं किसी भी पॉइंट पे निकाल सकता हूं। मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं एट x = 0, एट x = 1, एट x = 2, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। सपोज करो मैंने इसकी वैल्यू निकाली एट x = 1, मैंने x = 1 पे अगर इसकी वैल्यू निकाली तो देखो जब भी कभी x = 1 पे वैल्यू निकालनी है कुछ नहीं करना, मुझे x की जगह 1 रख देना है, मुझे x की जगह
1 रख देना है। ठीक है, तो जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो p ऑफ 1 निकालूंगा। x की जगह 1 रख दिया मैंने, तो मैं क्या निकालूंगा 2 1 का स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, क्या बन जाएगा ये 2 माइनस 8, मतलब वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6। ठीक है, तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि ये है क्या, ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है एट x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी माइनस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने इसकी वैल्यू निकाली x इक्वल टू 2 पे। अगर मैं x इक्वल टू 2 पे निकालूंगा तो p ऑफ 2, मतलब यहां x की जगह 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 8। क्या बन जाएगा ये 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब ध्यान देना, आप बहुत ध्यान देना, हिलना मत ध्यान देना। अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो x इक्वल टू 1 हो, x इक्वल टू 2 हो, x इक्वल टू 3 हो, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहा हूं और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो वो पॉइंट ही कहलाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर से सुनो, मैंने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली x इक्वल टू 1 पे, इसकी वैल्यू 0 नहीं आई। ठीक है, अगर नहीं आई तो 1 इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं है। फिर मैंने इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली x इक्वल टू 2 पे। जब मैं x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकाल रहा था तो मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली 0। अगर मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है किसी भी पॉइंट पे तो वही पॉइंट कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको कहते हैं सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये 0 है और मैं जो सॉल्यूशन बोलता हूं वो जीरोस होता है। ऐसे देखो समझो उधर आपको ROES, जीरोस को बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, और इस जीरो में और इस जीरोस में अंतर है, ये जो आया है वो 0 है और जिस पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रही है उस पॉइंट को बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी और करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझो, सॉल्यूशन क्या होता है वो समझ में आया। अब देखो, इसको आप देख लेना एक बार, इसकी किसी भी पॉइंट पे x इक्वल टू 3 पे भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जब मैं इसकी 3 की वैल्यू निकाल के दिखाऊं, 3 पे वैल्यू देखो x इक्वल टू 3 पे निकाल के दिखा देता हूं, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। जब मैं x इक्वल टू 3 मतलब p ऑफ 3 पे वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2 3 का स्क्वायर माइनस 8 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है एट x इक्वल टू 3 पे। जब मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 10, पर 0 तो नहीं आई ना। और अगर 0 नहीं आई तो ये जो 3 है ना वो इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर 0 आती, कहीं भी किसी पॉइंट पे 0 आती है तो वो पॉइंट सॉल्यूशन होता है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब एक बात समझो, मैंने आपसे बोला था कि लीनियर इक्वेशन हो तो एक ही सॉल्यूशन आता है, क्वाड्रेटिक हो तो 2 सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, क्यूबिक हो तो 3 सॉल्यूशन आते हैं, ऐसा बोला था ना, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है, करके दिखाता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। सपोज करो ये है कोई पॉलिनोमियल 4x प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू -2 है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, 4x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर क्या है 1 और पावर होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल होता है। अब देखो ये लीनियर है, क्या है ये लीनियर। अगर ये लीनियर है तो इसका एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए ना। 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। एक तो आपसे कहा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू जिस पॉइंट पे दे दिया जाए, किसी भी पॉइंट पे आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलवाएगा। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था उसमें कुछ नहीं है, उसी पॉइंट को उस पॉलिनोमियल में रख दोगे, अपने आप उसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी मैंने किया था थोड़ी देर पहले। दूसरी बात क्या है, आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसके जीरोस निकालो।
या फिर इसके सॉल्यूशन निकालो। तो उसको करना क्या है, इधर देखो, कुछ नहीं करना मुझे, मैंने आपको क्या बोला था, सॉल्यूशन होते क्या है, जिस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, जिस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की या किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखो मैं ये मान के चलता हूं कि इसकी वैल्यू 0 है, 4x - 2 इक्वल टू मैंने 0 मान लिया, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने 0 मान ली। अब ये x की किस वैल्यू के लिए 0 आएगी, वो x अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये x की किस वैल्यू के लिए 0 आएगा, मतलब x की जगह मैं क्या पुट करूं तब ये 0 आएगी, इसकी वैल्यू वो अपने आप निकल के आ जाएगा। देखो जब 4x = 2 को उधर ले जाओ 2 हो जाएगा, x = क्या आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। अब मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि at x = 1/2, at x = 1/2 the value of this polynomial is 0, x = 1/2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, रख के देख लो, रख के देख लो, तो मैं यहां पर रख के देख रहा हूं, x की जगह 1/2 रखूंगा, x की जगह 1/2 का मतलब होता है 1/2 - 2। अब देखो 2 से 2 कट गया, 2 - 2 = क्या होता है जी, ठीक है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, 2 - 2 = क्या होता है 0। यहां कर देता हूं 4 1/2 - 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 2 4, 2 - 2 = 0, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या निकाला है, मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना था, मैंने क्या मान लिया कि इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। और जब 0 मैंने इसको मान लिया तो मुझे x की वो वैल्यू मिल गई जिस पे इसकी वैल्यू 0 आ सकती है। और देखो मैंने चेक करके भी देख लिया, x = 1/2 पे इसकी वैल्यू क्या आती है 0, और जिस पे 0 आती है उसी को तो बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ गया। तो किसी भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालना हो तो कुछ नहीं करना पड़ता है, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, इक्वल टू 0 करोगे तो उसके अपने आप सॉल्यूशन निकल आएंगे। दूसरी बात मैंने आपको बोला था कि अगर लीनियर होगा तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, ये लीनियर इक्वेशन है, इसका एक ही सॉल्यूशन आया, एक ही सॉल्यूशन आया, केवल 1/2 बस, और कोई सॉल्यूशन नहीं आया, एक ही सॉल्यूशन आया, ठीक है। अगर यही क्वाड्रेटिक होती तो, अगर यही इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती तो, समझो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर यही इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती तो x² - 3x - 10, ठीक है, x² - 3x - 10। ध्यान देना इधर, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या है 2, अगर डिग्री 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, 2 सॉल्यूशन आने चाहिए। तो देखो आएंगे सॉल्यूशन 2 आएंगे। याद देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर मैं आपको समझा रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि इस कांस्टेंट टर्म को तोड़ लो, इस कांस्टेंट टर्म को तोड़ो, प्राइम फैक्टर करो उसके, प्राइम फैक्टर इसके कितने होंगे 5 × 2, और जो प्राइम फैक्टर हो रहे हैं उनको प्लस या माइनस करके ये बीच वाला टर्म लाना पड़ता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर 5 × 2, इनको प्लस या माइनस करके बीच वाला टर्म लाओ, तो 5 - 2 करके बीच वाला टर्म आ जाएगा 3। अब इसकी जगह मैं 5 - 2 लिखूंगा बस, x² - 3 की जगह क्या लिखूंगा 5 - 2 x - 10। ध्यान रखना अगर आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं आती तो ये पूरा एक चैप्टर है, मैं आपको समझाऊंगा आगे और एग्जांपल में समझोगे आप। तो x², ये क्या हो गया x² - 5x - 2x, देखो इस माइनस का और इस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2x बन जाएगा -10, ठीक है। अब देखो यहां से क्या कॉमन लूंगा मैं, x कॉमन ले लूंगा, x कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा x - 5, यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहां पे कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आएगा तो यहां पे बचेगा x - 5। अब यहां पे x - 5 कॉमन आ रहा है, x - 5 कॉमन आ रहा है तो बचेगा कितना, x - 5 कॉमन, यहां पे x बचा, यहां पे 2 बचा, x + 2 पूरा लिखो, x + 2 = 0। देखो =0 तो मैं पहले ही लेके चलूंगा क्योंकि मुझे सॉल्यूशन निकालना है। मैंने क्या बोला, जब भी सॉल्यूशन निकालना हो तो पॉलिनोमियल = 0, पॉलिनोमियल = 0, पॉलिनोमियल = 0, पॉलिनोमियल = 0। अब ध्यान देना यार, बहुत ज्यादा ध्यान देना, यही देखो समझाता हूं। ये दो टर्म है मल्टीप्लाई की, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अगर इनका मल्टीप्लाई का रिजल्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, ये 0 नहीं है,
या फिर ये 0 है, ये 0 नहीं है, या फिर ये दोनों ही 0 है, ठीक है, तभी तो इनका मल्टीपल 0 आ सकता है। तो मैं दोनों को 0 मान के चल रहा हूं, पहले मैं एक को 0 मानूंगा, फिर मैं दूसरे को 0 मानूंगा। सपोज करो पहले मैंने माना कि x - 5 की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर x - 5 की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = 5। फिर मैं मानता हूं कि x + 2 की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर x + 2 की वैल्यू 0 हो सकती है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x = -2, ठीक है। इसको 0 मानूंगा तो एक वैल्यू मिलेगी मुझे, इसको 0 मानूंगा तो एक वैल्यू मिलेगी मुझे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो, तभी पॉसिबल है ये, और कभी पॉसिबल नहीं, ठीक है। देखो मुझे दो वैल्यू मिली, मैंने आपको क्या बोला, पार्ट ए के सॉल्व किया, उसकी दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिल गया x = 5 और एक मिल गया x = -2। इन दोनों ही वैल्यूज पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 निकल के आएगी। इन दोनों ही वैल्यूज पे आप x = 5 रखो इसमें, या फिर x = -2 रखो, इन दोनों वैल्यूज पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। आप खुद करके देख लेना, ठीक है, खुद करके देख लेना। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, अच्छी बात है। इससे आप अपने पॉलिनोमियल चैप्टर के ना 2 एक्सरसाइज कर लोगे बड़े आराम से, पहली और दूसरी। आगे हम लोग इसमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बड़े प्यार से समझाऊंगा, प्यार से समझ में आएगी, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, जिनको ज़रूरत है पढ़ने की, नीड है, वो उनको भी ये वीडियो देखने का मौका मिले, फ़ायदा मिले, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं आ रहा है तो मुझे एक बार लिख के बोलना जरूर कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये दिक्कत है, मुझे और इस तरह से समझाओ, तो मैं उस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, हर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, पर समझा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करना अच्छे से, मेहनत से। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।